एक बार फिर वीर कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत एवं अभिनंदन। और आज हम देखते हैं मनोविज्ञान के अंदर, और मनोविज्ञान में हम देखेंगे थॉर्नडाइक के सीखने के नियम। थॉर्नडाइक ने मनोविज्ञान के अंदर विभिन्न प्रकार के पशुओं पर अपना प्रयोग किया, और पशुओं पर प्रयोग करने के बाद इसने ये डिसीजन लिया कि ये संबंधवाद होना चाहिए या फिर ये क्रुटी का नियम होना चाहिए। बॉन्ड सिस्टम को डेवलप करने हेतु जो निष्कर्ष निकल करके सामने आया, जिसके द्वारा कुछ हमारे नियम बनकर के उभरे, जो थॉर्नडाइक ने सीखने को लेकर के, अधिगम को लेकर के नियम प्रतिपादित किए। पशुओं पर होने वाली गतिविधियों के आधार पर जो बॉन्ड्स रेडी होते हैं, जो संबंध रेडी होते हैं, उसके आधार पर नियम दिए। पहला नियम जो है वो मुख्य नियम है, जिसमें है तत्परता का नियम। तत्परता का नियम क्या कहलाता है? यस, जब भी किसी बालक को ज्ञान सीखना है या उसको सीखने या सिखाने को लेकर के ललक है, इसका मतलब वह स्वतः ही जब तक उस सीखने वाली प्रक्रिया में अपने लगन को, अपनी आत्मा को, अपने मन को अगर प्रेरित नहीं करता है तो वह किसी भी प्रकार से सीख नहीं सकता। सीखने के लिए जरूरी है कि खुद की मनोवृत्ति को तैयार करना। लेखकों ने कहा भी है कि जो व्यक्ति अगर तत्परता के साथ सीखने पर बैठ जाता है तो आधा युद्ध जीत चुका होता है। आधा युद्ध जीत चुका होता है। अगर हम युद्ध करने के लिए जाएं और वहां पर है ना, वो हमारी जो कार्य जो है वो पूर्ण रूप से शीघ्रता लिए हुए होगी, तो युद्ध को जीत नहीं सकते हैं। तो आपके लिए भी यह आरपीएससी का एग्जाम एक प्रकार का युद्ध है। क्या है? युद्ध। जब तक आपके मन में तत्परता, आपके मनोवृत्ति के अंदर सीखने की ललक उत्पन्न नहीं होगी तो आप सीख नहीं पाएंगे। तो तत्परता का नियम किसी भी व्यक्ति के सीखने को लेकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो कि ये मुख्य नियम है। मुख्य नियम है कि हमें हमारी मनोवृत्ति के अंदर तैयार होना। दूसरा है अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम, और इसका तात्पर्य यह है कि जब कभी भी कोई भी बालक या कोई भी व्यक्ति जब सीखने के लिए तत्पर हो जाता है और सीखता है, और सीखने के बाद में अगर उसे बार बार पुनरावृत्ति नहीं करता है तो वो पूर्ण रूप से सीख नहीं पाता। मान लीजिए कि आप गणित विषय को सीखना चाह रहे हैं, तो गणित का जो विषय है उस विषय के अंदर अगर आपने तत्परता नहीं दिखाई तो सीखने की जो उदासीनता पहले ही खड़ी हो जाएगी। लेकिन अगर आपने तत्परता दिखा दी लेकिन उसे बार बार अभ्यास नहीं किया तो क्या आप उस गणित विषय के अंदर परफेक्ट हो सकेंगे? क्या उस सवाल के जो अलग अलग प्रकार हैं उस सवाल को तैयार करने के, क्या उसमें आप है ना वह सफल हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो हमें अभ्यास पर भी जाना होगा। तो अभ्यास के भी दो भाग हैं, उपयोग का और अनुपयोग का। जब भी हम उपयोग के नियम को प्रतिपादित करते हैं तो उसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण यह है कि जब भी आप किसी खेल को सीखना चाहते हैं, किसी खेल को सीखना चाहते हैं, या कह सकते हैं हम साइकिल को सीखना चाहते हैं, तो साइकिल तभी सीखेंगे हम जिसका हमको उपयोग होगा। ये हमको उपयोग आ रहा है इसका मतलब सीखेंगे। और सीखने पर साइकिल एक दिन सीख लिया, दूसरे दिन सीख लिया, और उसके बाद में आप कहेंगे कि हमने साइकिल को अच्छी तरह से सीख लिया है, या किसी खेल को हमने बहुत अच्छी तरह से सीख लिया है, क्या वह हमारे कैरियर बनाने में उपयोगी होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमको साइकिल में या खेल के अंदर क्या करना पड़ेगा? बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। और बिना अभ्यास के आप चाहे यांत्रिक हो चाहे ज्ञानात्मक हो,
हम सीख नहीं सकते। नेक्स्ट है हमारा अनुपयोगी। अनुपयोग का मतलब होता है कि जब जब भी हम किसी भी चीज को सीखते हैं और सीखने के बाद उसे दूसरी बार फिर दोहराते नहीं हैं या उसे बार बार उसको रीड नहीं करते हैं, तो वह सीखना हमारे लिए क्या हो जाएगा? अनुपयोगी हो जाएगा, अनुपयोगी हो जाएगा। इसलिए हमको अभ्यास करते रहना होगा, चाहे वह यांत्रिक हो चाहे वह ज्ञानात्मक हो। और बिना याद किए, जैसे एक इंग्लिश का भी कोई टेंस ले ले मान लो, और इंग्लिश के टेंस को हमने सीख लिया एक बार, लेकिन उसे वाक्यों के अंदर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सीखा हुआ ज्ञान क्या हो जाएगा? अनुपयोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुपयोग हो जाएगा। तो आपका नॉलेज जो है, आपके जो एग्जाम को लेकर के भी अभ्यास का नियम कार्य कर रहा है। जब तक लगता तो है कि मुझे याद हो गया, लेकिन जब तक आपके गाइडों को वापस रीड नहीं करेंगे, उसको बार बार अभ्यास में नहीं लाएंगे, जब तक हमारा ज्ञान अस्थाई न हो जाए, अस्थाई न हो जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? बार बार रिपीट करना होगा। अगर आप रिपीट करते हैं तो उससे दो फायदे होते हैं। पहला तो ये कि आपका मनोबल जो है, जो विश्वास है उस विषय के प्रति, उस ज्ञान के प्रति विकसित हो जाएगा। जिस तरह से थॉर्नडाइक ने बिल्ली के ऊपर जो प्रयोग किया, तो क्या किया? पहले तो वो बहुत झटपटा रही थी, लेकिन जब उसको पता लग गया कि यहाँ पर पांव रखने से ये दरवाजा खुल जाता है, तो उसके अंदर क्या हुआ? अभ्यास करते रहने के बाद में जब उसको पता लग गया तो उसका विश्वास बढ़ गया, और वो फिर जो पहली बार उस पिंजरे के अंदर जो फड़फड़ा रही थी वैसा नहीं हुआ। तो आपको भी, हमें एक ही बात कहना चाहूंगा मैं आप लोगों को, कि आपको भी बार बार अभ्यास करने की जरूरत है, जब तक आपका ज्ञान अस्थाई नहीं हो जाता। क्योंकि ये जो नियम है वो आगे जाकर के बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण बन करके उभरेंगे। उदाहरण के साथ में है ना वो वर्क किया जाएगा कि मंद बुद्धि बालक के लिए, इंटेलिजेंट बालक के लिए, व्यक्तिगत विभिन्नता वाले के लिए, और आईक्यू पोजीशन को लेकर के, इस तरह के ये जो नियम है जो आगे जाके उदाहरण के रूप में प्रस्तुत होंगे। तो आपको ध्यान रखना होगा कि हमारे जो थॉर्नडाइक ने जो सीखने के नियम दिए हैं, और थॉर्नडाइक को सबसे ज्यादा महत्व इसलिए दिया गया है क्योंकि इसने सीखने को लेकर के नियम और गौण नियम को उपयोग में लिया है, और इसके जो नियम बने हुए वो वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति के लिए, क्योंकि इसने क्या किया? अंतर्दर्शन का और बाहरी निरीक्षण का प्रयोग किया है। अंतर्दर्शन का, वह बाहरी निरीक्षण का भी प्रयोग करके प्रयोगात्मक तरीके से अधिगम को प्रस्तुत किया है। अब देखते हैं हमारा परिणाम का नियम। ये क्या होता है? हैं? देखिएगा, परिणाम का नियम यह कहता है कि जब बालक किसी भी विषय वस्तु को पढ़ता है और उसको सीखता है, तो उसके पीछे का दूसरा उद्देश्य भी होता है, और यह है कि मैं जो कुछ भी सीख रहा हूं, क्या वह मेरे जीवन के लिए, दैनिक जीवन के लिए या भविष्य के लिए हितकारी है या नहीं है। अगर हमारे जीवन के अंदर जो चीजें हम सीखते हैं वो आने वाले भविष्य के लिए अगर हितकारी है, तो बालक क्या करेगा? बहुत ज्यादा रुचि के साथ, बहुत ज्यादा मेहनत के साथ सीखना प्रारंभ कर देगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरा ये सीखना मेरे बेस्ट परिणाम को लेकर के आएगा, बेस्ट हित को लेकर के आएगा। अगर आप किसी चीज को सीख रहे हैं, मान लीजिए कि हमने सिलाई मशीन को सीख तो लिया है, लेकिन हमारे आने वाले समय में उस सिलाई का कोई उपयोग ही नहीं हुआ,
तो क्या सिलाई सीखना आपके लिए हितकारी रहा? या आप कह सकते हैं कि जब बच्चा स्टूडेंट होता है वो है ना, वो बहुत ज्यादा अपने हेल्थ से बड़ा मजबूत है और वो वजन को तोक करके भार तोलक के अंदर टूर्नामेंट में जाता है, वहां पे चयन भी होता है, लेकिन जब उसकी अंतिम जो कह सकते हैं वैवाहिक जीवन के बाद क्या वह उस भार तोलक का यूज कर पाएगा? क्या उसके जीवन के लिए क्या वो परिणाम दे पा रहा है जो उसने उस वजन को तोक तोक करके जो पुरस्कार लिया था? नहीं, क्योंकि उसको बार बार उसको एक अच्छे लेवल पर ले जाने के लिए प्रैक्टिस करना होगा, उसके परिणाम को लेकर के बहुत सारे समझौते करने होंगे। अगर किसी भी व्यक्ति को अच्छा परिणाम लेना हो तो उसके लिए अपने परिवार से, हमारे बाहरी क्षेत्र से, अपने जीवन से कुछ बातों का समझौता करना होगा। और बिना समझौता किए जो हमारे द्वारा जो सीखा गया है वो हितकारी नहीं हो सकता, हितकारी नहीं हो सकता। जैसे आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपने रिश्तेदार का, अपनी नींद के साथ, अपने शरीर के साथ, अपने परिवार के साथ समझौता करना होगा, समझौता करना होगा। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि अगर मैं ये समझौता करती हूँ और ये सीखती हूँ तो मेरे आने वाले भविष्य के लिए क्या है, परिणाम क्या होगा? हितकारी होगा। अगर दुखी परिणाम होगा तो क्या आप सीखोगे? जैसे किसी चीज को पढ़ा है और पढ़ने के बाद में हमको ये लगता है कि ये बाद में जाकर के दुख देने वाली बात है, तो क्या वो आप सीख पाएंगे? जहां पर हितकारी परिणाम नहीं होगा वहां पर रुचि नहीं होगी, रुचि नहीं होगी। जब रुचि नहीं होगी इसका मतलब सीखना भी नहीं होगा। तो हमारे इस अधिगम यानी सीखने और सिखाने को लेकर के भावनात्मक पहलू भी है, सामाजिक पहलू भी है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया भी है, उसके बाद में गौण रहस्य भी है। तो ये जितनी भी चीजें हैं वह हमारे सीखने के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो कि मुख्य नियम के आधार पर तत्परता का नियम, जो कि हर व्यक्ति के लिए जरूरी है कि जब तक वो प्रयास नहीं करेगा, जब तक उसका इंटरेस्ट नहीं होगा, वह किसी भी तरह से सीख नहीं सकता। मैं मेरा खुद का उदाहरण बताता हूँ कि कक्षा 6ठी के अंदर जब मैं पढ़ रहा था और इंग्लिश के अंदर हमारे एक मैडम थी, वो सिर्फ मैंने वो स्वेटर बुनने का काम करती थी और एक दो मीनिंग्स दे देती थी। इंग्लिश के अंदर मैं इतना कमजोर हो गया कि पूछो ही मत। यानी कि 10वीं तक एलिफेंट की स्पेलिंग के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं आता था। लेकिन उस समय 10वीं के अंदर एग्जाम था जिसके अंदर उसी के अंदर लिखना पड़ता था, तो जहाँ पे डैश 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 थे, क्योंकि मेरे को इंग्लिश को लेकर के बहुत ज्यादा नफरत हो गई थी। गणित को लेकर के बड़ा मजा, साइंस को लेकर के बड़ा मजा, लेकिन इंग्लिश का नाम आया इसलिए कोई इंटरेस्ट नहीं। और डेट डेट थे उसको मैं मिटा देता था, बाकी सब लाइनें लिख देता था, तो 33 नंबर होकर के पास हो गया। तो यूँ लगा कि चलो 10वीं हो गई, अब 12वीं भी कर लेंगे। 12वीं करने के बाद में अब तो अंग्रेजी के हम छूट गए, बादशाह बन गए यूँ। लेकिन जब हमारे ट्रेनिंग पीरियड के अंदर हमें एक ऐसा अध्यापक मिला, उसने ये कहा कि अंग्रेजी ही आपकी लाइफ है, और आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने हमारे ट्रेनिंग पीरियड के अंदर इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया, इंटरेस्ट इस अंग्रेजी को लेकर के शुरू किया। और कक्षा 1 से लेकर के 12वीं तक की अंग्रेजी के अंदर होने वाले वाक्यांश, उनके नियम, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडवर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, प्लूरल क्या है, सिंगुलर क्या है, उसके कौन से नियम है, किस तरह से इसको सेट किया जाता है, इसको किस तरह से कहा जाता है, उसके ऊपर मैंने 6 से 7 मिनट तक इंटरेस्ट लेकर के काम किया। तो मेरे को फिर ऐसा महसूस हुआ, अरे यार ये तो अंग्रेजी तो बड़ी मस्त थी, हिंदी बेकार है, क्योंकि उसके अंदर बिंदी लगाने में भी गड़बड़ हो जाता है, ये करने में भी गड़बड़ हो जाता है। और आप यकीन नहीं करोगे, मैंने 12वीं करने के बाद कॉलेज मीडियम इंग्लिश में किया, और उद्देश्य और सब्जेक्ट भी कैसे ली। कॉलेज में जाने से पहले 6 महीने पहले तो मैंने वो किताबें लाके पढ़ी मैंने कि कौन कौन सी किताबें हैं, क्या है। तो इंग्लिश, पॉलिटिकल एंड फिलोसफी तीनों साहित्य रखी मैंने। और उद्देश्य क्या था? परिणाम को देख रहा था मैं। क्या परिणाम देख रहा था? यही
कि मान लो है वो अंग्रेजी लूंगा ना, कभी नौकरी नहीं लगी, फॉरेन चले गए तो अंग्रेजी से अपन जीत जाएंगे। दूसरा क्या था कि मान लो है ना वो किसी कारण से है ना वो नौकरी करने गए तो पॉलिटिकल है तो एलएलबी करेंगे ना, वकील बन के घूमेंगे। और तीसरा कॉलेज करने के बाद में अगर हम प्रशासनिक अधिकारी बनने के बारे में सोचेंगे तो फिलोसफी प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए काम आएगी। हम सब्जेक्ट जो लिए वो इस उद्देश्य के साथ लिए क्योंकि उस भविष्य के परिणाम को देख रहे थे। लेकिन वो कब हुआ? जब मैंने इस पे इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया और बार बार अभ्यास भी किया, उपयोगी है या नहीं उस पर भी मैंने मंथन किया। तो मैं तो इतना ही जानता हूं कि अगर व्यक्ति के अंदर जब किसी चीज को इंटरेस्ट बढ़ जाता है, जब वह व्यक्ति है ना वो उस चीज को पाने के लिए लालयित हो जाता है, इसलिए मैंने कहा है पागल बनना, पागल। ल माने लक्ष्य, ग माने गति, प माने पाने, यानी लक्ष्य को पाने के लिए जो गतिशील है वही पागल है, वही पागल है। तो लक्ष्य को पाने के लिए, गतिशील होने के लिए हमारे थोड़ना के जो सीखने के नियम है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, महत्वपूर्ण। क्योंकि वो लक्ष्य को पाने के लिए इंटरेस्ट भी जगाएगा, लक्ष्य को पाने के लिए अभ्यास भी करेगा, लक्ष्य को पाने के लिए परिणाम के बारे में भी सोचेगा ताकि वो और अच्छा सीख सके। और अब तो आपके सामने परिणाम और अच्छा आ गया कि मोदी सरकार जो है वो 8वां पे वेतन लागू कर दिया, आयोग को बिठा दिया। और यकीन कीजिए कि जैसे ही हमारा 8वां वेतन पे लग जाएगा तो यहाँ से कहीं और, यानी कि यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पे जाने वाला जो भाड़ा होगा ना वो जस्ट दुगना हो जाएगा। अगर अभी हमारे 120 रुपये किलो दूध तेल मिल रहा है तो समझ लीजिएगा वो 250 रुपये हो जाएगा। अगर दूध अभी 65 रुपये मिल रहा है तो समझ लीजिए वो 130 रुपये लीटर हो जाएगा। अगर आपके कपड़े हैं ना वो अभी 50 रुपये मीटर मिल रहे हैं तो वो 100 रुपये मीटर हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात महिलाओं के लिए कि जब जब भी पे वेतन लगा है सोना और चांदी, आज अगर सोना 70,000 रुपये तोला है तो ये वेतन लगने बाद में डायरेक्ट 1.5 लाख हो जाएगा है? वो तो फंसना ही फंसना है। आपको बता दूं मैं 1997 के अंदर 1997 के अंदर सोना था 3,000 रुपये तोला, राइट। 5वां वेतन जैसे ही छठा हुआ 11,000 रुपया हुआ, और जैसे ही छठे के बाद में 7वां लगा यही 11.35 पे बना और चढ़ते 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 70 पे आ गया। अब 8वां लगने वाला है तो ये चढ़ते 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 2 लाख हो जाएगा। फिर देखिएगा जिस समय ये 3,000 तोला था उस समय जमीन की रेट 10,000 रुपये बीघा थी। जैसे ही वो 11,000 तोला हुआ उस समय जमीन की रेट 1.5 लाख हो गई। उसी अब जैसे 7वां लगा वही जमीन 1 बीघा 5 लाख हो गई, और वही अभी जो होगी वो हमारे 15 लाख पर बीघे के हिसाब से भी नहीं मिलने वाली है। तो देख लीजिएगा कि आपकी क्या स्थिति है, क्योंकि यहां पर जिस तरह से वेतन के लेकर के आयोग बैठता जा रहा है ये हमको संकेत दे रहा है कि आने वाले समय कितना खतरनाक होगा, कितना है ना वह परिवर्तन लेकर के आएगा। कभी हम भी सोचते थे कि चलो हम भी है ना एक आधा बीघा जमीन ले लेंगे, लेकिन उस समय 10,000 नहीं थे तो नहीं ले पाए। जब जेब में 10,000 आए फिर उस जमीन को लेने गए तो 1 लाख हो गया, तब 1 लाख नहीं थे तो फिर ले नहीं पाए। जब 1 लाख हुआ तो फिर लेने के लिए गए तो बोला कि 5 लाख, अब 5 लाख नहीं थे तो नहीं ले पाए। और अब तो इन्हें 5 लाख हो भी जाएगा लेकिन वो जमीन फिर 15 लाख चलेगी तो भी नहीं ले पाएंगे। तो है वहीं के वहीं और लॉस में होना है। तो ये बातें इसलिए मैं बता रहा हूं आप लोगों को ताकि आपके मन के ऊपर अभी भी धूल पड़ा है, आपके विचारों में धूल पड़ा है, उसको थोड़ा सा झड़क देना
टाइम आ चुका है। और किताबें भी पढ़ा होगा, और वैकेंसी तो खूब निकल रही है, दम आप में चाहिए। इसलिए कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आगे कुछ दूसरों के साँचों में ढलते हैं, कुछ खुद के साँचे बना देते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो साँचों से पहले ही चले जाते हैं। अब देख लेना, आप अपना खुद का साँचा बनाना चाह रहे हैं या दूसरे के साँचे में ही रहना चाह रहे हैं। और ये नियम जो है, इसका नियम का जिसने फॉलो कर लिया, तत्परता आपको लानी होगी, अभ्यास करना होगा, परिणाम आपके लिए हितकारी होगा। और रीड इज सेलेक्टेड, सेकंड ग्रेड सेलेक्टेड, पटवारी सेलेक्टेड, महिला सुपरवाइजर जैसी सेलेक्टेड, कांस्टेबलों में सेलेक्टेड। आपको कुछ नहीं सोचना है, हमको यही देखना है कि हमको कहीं ना कहीं किसी एग्जाम के अंदर फाइट करके जॉब पे चढ़ना, चाहे कांस्टेबल हो। आपको बता दूं, बहुत सारे कांस्टेबल MA BEd किए हुए हैं, बहुत सारे PhD किए हुए हैं, टीचर नहीं बने, लेकिन आपकी भी ऐसी उम्र है नहीं चाहिए। तो नॉन CET और CET दोनों चीजें अलग अलग हैं, उसके अंदर है ना वो आप जंप मारिए। जैसे खनिज कांस्टेबल, आज तक नहीं सुना है कि खनिज में भी कांस्टेबल होता है कोई, करने वाले कर रहे हैं। और बड़ा आश्चर्य की बात हुई जब है ना वो मिलिट्री के अंदर है ना वो जो पुलिस वाले वो पॉपुलर टू 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 करते रहते हैं, उसकी कोई परीक्षा नहीं होती है, सीधी जाओ, दौड़ करो और सिलेक्शन ले लो। लेकिन जो वो विज्ञप्ति निकलती है उसी के अंदर लिखा हुआ था बैंड पुलिस वाला। और बैंड पुलिस वाले, मैं हमारे ने वो 2 जनों को पूछा, यार क्या हुआ, मार छोड़ तो कांस्टेबल बन जाते हैं। तो वो हर रोज ना पोपा पकड़ता, पो पो, मैंने क्या कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा हूँ। क्यों कि अब मेरे को है ना वहाँ पे ट्रेनिंग में जाना है, कि तो सांस ले पाऊंगा नहीं ले पाऊंगा, मैंने तेरा हुआ कैसे ही हूँ। तो हमने कहा वो तारीख आई थी, सीधे गए वहां जाके दौड़े, सिलेक्शन हो गया, कोई एग्जाम नहीं। ऐसे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लेकिन हमको अलर्ट रहने की जरूरत होती है। लेकिन अलर्ट तभी हो पाएंगे जब हम है ना वह परिणाम की ओर हमारी नजर रहेगी, परिणाम की ओर हमारी नजर रहेगी। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग है ना वो परिणाम के ऊपर नजर रखें, क्योंकि हम तो परिणाम के ऊपर नजर रखे हुए हैं, लेकिन आपका परिणाम कैसा जाएगा उस पर आपको रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि सीखना हम सिखाने का काम कर सकते हैं, सीखना आपको है, प्रैक्टिस आपको करनी है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग है ना वो इस छोटे से बात को लेकर के आप थोड़ा समझे होंगे। तो अभी भी समय है कि आप है ना वह अपना इंटरेस्ट को बना लें, ताकि आगे का जो समय आपके सामने आ रहा है वो एक अच्छा उज्जवल बन जाए। एक बार फिर आप सभी का स्वागत, और कहना चाहूँगा, माइंड हार्ट एंड हैंड इफ आर कंट्रोल कंप्लीटली सक्सेस मैन।